दोस्तों, आज जो मूवी मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ उसको कमजोर दिल के लोग तो बिल्कुल ना देखें। मूवी की शुरुआत ही आपको बार बार इशारा करेगी कि आगे और भी बहुत कुछ होना है, यहीं रुक जाओ। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाओगे। इन शॉर्ट आपका दिमाग तो आपको समझाएगा कि आगे मूवी नहीं देखनी, लेकिन दिल नहीं मानेगा। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 80 के दशक में तमिल सरकार पूरे प्रदेश में विकास करना चाहती थी, जिसकी वजह से वो गांव-गांव में जाकर लोगों से उनकी जमीन का अधिग्रहण कर रही थी और साथ में जंगलों को भी काट रही थी। लेकिन तमिल समुदाय के कुछ लोग इससे खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि गाँव और शहरों का विकास तो हो, लेकिन उसमें जंगलों और बाकी जीवों को कोई नुकसान न पहुँचे। पर सरकारी लोग ऐसा नहीं सोचते थे और इसी विरोधाभास के बीच कई गाँव के लोग आपस में इकट्ठा हुए और एक संगठन की शुरुआत हुई, जिसका नाम उन्होंने रखा तमिल पीपल आर्मी यानी टीपीए। उस वक्त टीपीए में कई गांव और शहरों के लोग मौजूद थे जो पुलिस से आए दिन मुठभेड़ करते रहते थे। टीपीए के सभी लोग सरकार के खिलाफ रहते थे और उसके हर फैसले का विरोध करते थे। इस तरह जब लंबे समय तक कोई रास्ता नहीं निकला तो सरकार ने धर्मापुरी शहर के पहाड़ों में एक मिनरल कंपनी को माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया। सरकार ने ये भी ऐलान किया कि इसमें सभी गाँव वालों को नौकरी मिलेगी और पहाड़ी इलाकों में विकास भी होगा। लेकिन टीपीए के लोग इसके लिए भी राजी नहीं हुए, क्योंकि उनका मानना था कि पहाड़ों में माइनिंग करने का मतलब प्रकृति से खिलवाड़ करना है। वो कहते थे कि आप सड़क बनाओ, अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ, लेकिन किसी भी कंपनी को यहाँ मत लाओ। ये सब काफी सालों तक चलता रहा और धीरे धीरे सारी कंपनी टीपीए के डर से प्रदेश को छोड़कर भागने लगी, क्योंकि टीपीए के लोग आए दिन कंपनी के लोगों से लड़ते और उनको वहाँ से जाने की धमकी देते। इस बीच पुलिस और टीपीए के बीच भी कई बार गोलाबारी भी हुई, जिसमें कभी पुलिस के लोग मारे जाते तो कभी तमिल पीपल आर्मी के। इसलिए मजबूरन सरकार ने टीपीए से निपटने के लिए एक स्पेशल पुलिस यूनिट की शुरुआत की, जिसका काम था टीपीए की एक्टिविटीज को रोकना और गाँव वालों को सरकार के पक्ष में करना। दिन बीतते गए, पुलिस टीपीए को पूरी तरह से काबू नहीं कर पाई। इसका उल्टा वो आए दिन गांव वालों को मारते पीटते और उनसे टीपीए के लीडर का पता पूछते, जिसका नाम था पेरुमाल। टीपीए की एक्टिविटीज को कम होता देख सरकार ने उस माइनिंग प्रोजेक्ट के लॉन्च की डेट फिक्स कर दी। पर उन्हीं दिनों धर्मापुरी आ रही एक ट्रेन में ब्लास्ट हो जाता है और ट्रेन के डब्बे एक ब्रिज के ऊपर से नीचे गिर जाते हैं और यहीं से होती है इस मूवी की शुरुआत। ब्लास्ट इतना तेज हुआ था कि कई लोगों के हाथ और पैर उनके शरीर से अलग हो गए थे। कई लोगों के परिवार वाले ऑन स्पॉट डेड हो गए थे तो कुछ अकेले दर्द में तड़प रहे थे। डायरेक्टर ने इस सीन को इतने बेहतरीन तरीके से फिल्माया है कि आपको लगेगा आप वहीं हैं और ये सब सच में हो रहा है। फिल्म में ये सीन बिना किसी कट के पूरे 7 से 8 मिनट तक चलता है, जिसको आप YouTube पर भी देख सकते हैं। खैर, ब्लास्ट के वक्त घायलों को देखने वहाँ के मिनिस्टर आते हैं। लोग उनको देखकर मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों को देखकर मिनिस्टर का दिमाग भी चकरा जाता है। अगले दिन इसी ब्लास्ट की खबर अखबार में छपती है, जिसमें इसका जिम्मेदार टीपीए के लीडर को ही बताया जाता है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। चीफ सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीडिया से कहते हैं कि ये मामला बेहद सेंसिटिव है, इसलिए आप लोग बहुत सोच समझकर इसके बारे में लिखें। चीफ ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि मीडिया का एक तबका टीपीए की मांग को जायज करार देता था और एक तबका उनके खिलाफ लिखता था। चीफ कॉन्फ्रेंस में भी कहता है कि हम टीपीए के लीडर पेरुमाल को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर ही रहेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक बस में, जिसमें बैठकर कुमार नाम का आदमी पुलिस स्टेशन जा रहा था, क्योंकि उसका सिलेक्शन पुलिस की उसी स्पेशल फोर्स में हुआ था जो टीपीए की रोकथाम के लिए बनाई गई थी। लेकिन जिस बस में वो जा रहा था उसको अचानक से कुछ पुलिस वाले रुकवा लेते हैं, जिसमें से 2 आदमी फौरन निकल कर भागते हैं। पुलिस एक को गोली मार देती है और दूसरे बूढ़े आदमी को गिरफ्तार कर लेती है। बाद में हमें पता चलता है कि वो लोग टीपीए के आदमी थे। खैर, पहले ही दिन खून खराबा देखकर कुमार थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। यहाँ हम देखते हैं उस स्पेशल यूनिट के लीडर राघवेंद्र को, जो बाकी हवलदारों को डांट रहा होता है। वो उनको बोलता है कि तुमने उसको गोली क्यों मारी? अगर उसे गिरफ्तार कर लेते तो कुछ न कुछ सबूत हाथ लग जाते। ये बूढ़ा आदमी हमारे किसी काम का नहीं है। इसके बाद अगले दिन एक हवलदार कुमार को लेकर उन सभी चेक पोस्ट का रास्ता दिखाने लगता है जहाँ उसे रोज जाकर खाना पहुँचाना था, क्योंकि कुमार इस यूनिट में एक ड्राइवर की पोस्ट पर काम करने के लिए सिलेक्ट हुआ था। इस तरह कुमार का काम दिन में सभी चेक पोस्ट पर खाना पहुंचाना और रात को टॉवर पर खड़े होकर ड्यूटी देना था। अगले दिन कुमार अपने काम में लग जाता है, लेकिन तभी वो रास्ते में एक परिवार को देखता है, जिसमें एक बूढ़ी औरत भालू के हमले से घायल हो चुकी थी और इसलिए सभी मिलकर उसको बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल ले जा रहे थे। कुमार देखता है कि अगर उसको हॉस्पिटल समय पर नहीं पहुंचाया तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो खाने के डिब्बों को उस औरत के परिवार को देकर कहता है कि तुम आगे चेक पोस्ट पर खाना पहुंचा देना, मैं इनको लेकर हॉस्पिटल जाता हूँ। इसके बाद कुमार हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाता है और वापस अपनी ड्यूटी पर आ जाता है, जहाँ राघवेंद्र उसको देखकर एक थप्पड़ जड़ देता है। वो कहता है कि अगर खाने में किसी गाँव वाले ने जहर मिला दिया होता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? कुमार कहता है कि सर, वो औरत अगर हॉस्पिटल नहीं जाती तो मर जाती, इसलिए मैंने उसकी मदद की। वो कोई संदिग्ध लोग नहीं थे, बल्कि गाँव के आम लोग थे। इस पर राघवेंद्र और गुस्सा हो जाता है। वो ऑर्डर न फॉलो करने के लिए कुमार को घंटों तक परेड करने की सजा देता है और जब सजा पूरी हो जाती है तो उससे माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन कुमार कहता है कि सर, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया तो मैं माफी क्यों मांगू? इस बात पर राघवेंद्र और भड़क जाता है
और वो कुमार से सभी टॉयलेट्स को साफ करने के लिए कहता है। उधर डीआईजी एक मीटिंग बुलाता है और राघवेंद्र से कहता है कि पेरुमाल को दुर्गम जंगल के आसपास देखा गया है, इसलिए तुम अपनी चेकिंग बढ़ा दो। उस रात कुमार खाना देकर वापस लौट रहा होता है तो उसे रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं। वो उनसे सवाल करने लगता है तो वो लोग बताते हैं कि कल उनकी बहन की सगाई है और वो दूर से सफर करते हुए यहाँ तक आए हैं जिसमें इतनी रात हो गई। कुमार को उन पर शक नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है, जबकि वो लोग असल में टीपीए के ही लोग होते हैं और पेरुमाल भी उनमें शामिल होता है। खैर, अगले दिन वो औरत कुमार को अपने घर बुलाती है। वो कुमार को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया करती है और उसे बताती है कि आज उसकी पोती राशि की सगाई है, इसलिए वो चाहती है कि आज के मौके पर कुमार वहाँ मौजूद हो। कुमार खुशी खुशी वहाँ रुक जाता है। अगले दिन जब कुमार बाजार में होता है तो वो राशि को देखता है। वो राशि से उसकी दादी की तबीयत के बारे में पूछने लगता है और बातों ही बातों में उसकी सगाई के बारे में पूछता है। राशि उसको बताती है कि वो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन दादी की तबीयत खराब होने की वजह से उसने सगाई के लिए हाँ बोल दिया, पर दादी ने तो शादी की डेट फिक्स कर दी। मेरी दादी का मेरे अलावा कोई ख्याल नहीं रखता, अगर मैं चली गई तो वो ज्यादा दिन जी नहीं पाएगी। यह कहकर राशि वहाँ से चली जाती है। कुमार उस दिन अपने सीनियर से मिलता है और कहता है कि सर मुझे शूटिंग करना अच्छे से आता है, इसलिए आप मुझे मेन फोर्स में शामिल कर लें। लेकिन उसका सीनियर उसको नहीं सुनता और उसको वही खाना और टॉवर वाला काम करने को कहता है। ये बात अब राघवेंद्र को पता चलती है तो वो फिर से कुमार को अपने पास बुलाकर माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन इस बार भी कुमार माफी नहीं मांगता और अपने दूसरे सीनियर ऑफिसर के पास जाकर कहता है कि सर मैंने उस दिन गाँव वालों की मदद ही तो की थी, इसमें गलत क्या है। उस ऑफिसर का नाम चंद्रन होता है। वो कुमार को समझाता है कि बड़े ऑफिसर से बहस करने का कोई फायदा नहीं, ये लोग सस्पेंड कर दे, इससे तो अच्छा है कि तुम माफीनामा लिख कर दे दो। लाओ मैं लिख देता हूँ। अब कुमार उस माफीनामे को लेकर राघवेंद्र के पास जाने लगता है, लेकिन तभी उसका जमीर उसको ऐसा करने से रोक लेता है, इसलिए वो उसको वही फाड़ देता है। ये सब राघवेंद्र को पता चलता है तो वो गुस्से में रात को उसका खाना नहीं बनने देता, जिसकी वजह से कुमार भूखा ही सो जाता है। अगले दिन कुमार को रास्ते में राशि मिलती है जो उसे देखकर समझ जाती है कि उसने खाना नहीं खाया, इसलिए वो उसे अपना खाना दे देती है और दोनों में बातें होने लगती है। वो कुमार को बताती है कि उसने शादी के लिए मना कर दिया क्योंकि लड़का दहेज मांग रहा था। कुमार उससे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही किया। ऐसे ही रोज मुलाकात होने से दोनों के बीच प्यार का रिश्ता बनने लगता है, जिसके बारे में एक दिन राशि अपनी दादी को बताती है, लेकिन उसकी दादी उस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होती। वो कहती है कि कुमार अच्छा लड़का है, लेकिन पुलिस वाले कभी भी हमारे लिए अच्छे नहीं हो सकते। हो सकता है कि ये कोई चाल हो ताकि ये लोग टीपीए के बारे में हमसे पता कर सके, इसलिए तुम कुमार से दूर ही रहो। अब कुछ दिनों बाद पुलिस गाँव के कुछ लोगों को पकड़कर पूछताछ के लिए ले जा रही होती है। तभी रास्ते में टीपीए के लोग आकर पुलिस पर हमला कर देते हैं। पहले वो गाँव वालों को छुड़ाते हैं और फिर पुलिस वालों को वार्निंग देते हैं कि इन जंगलों से दूर रहो, ये हमारा घर है और ये बात सरकार तक भी पहुंचा दो। और इसी बीच हाथापाई में पुलिस के एक आदमी की मौत हो जाती है। अगले दिन राघवेंद्र गुस्से में गांव के चप्पे चप्पे को निशाना बनाकर टीपीए और पेरुमाल को ढूंढता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। वहीं एक लड़की जब पुलिस वालों से डरकर अपने घर से भाग रही होती है तो एक पुलिस वाला उस पर गोली चला देता है, जिससे वो लड़की घायल हो जाती है। कुमार देखता है कि वो लड़की निर्दोष है, इसलिए वो राघवेंद्र से कहता है कि सर इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं, ये अभी जिंदा है। इतने में उस लड़की की माँ आकर राघवेंद्र को उल्टा सीधा बोलने लगती है, जिसके बाद पुलिस वाले उसको पीटने लगते हैं। अब उस लड़की की मौत का पता न चले इसलिए पुलिस वाले उसको वही जंगल में जला देते हैं, पर कहते हैं ना सच छिपाए नहीं छिपता, इसलिए ये खबर अब चीफ सेक्रेटरी तक पहुंच जाती है और उस पर मीडिया और विपक्षी पार्टी के दल का दबाव आने लगता है। इसलिए वो फाइनली एक अव्वल दर्जे के ऑफिसर को उस इलाके में भेजने की तैयारी करता है, जिसका नाम होता है सुनील। सुनील का रिकॉर्ड पुलिसिया विभाग में काफी अच्छा होता है। उस गाँव में पहुँचकर वो देखता है कि राघवेंद्र ने कई गाँव वालों को बंदी बना रखा है और उनके साथ मारपीट करता है। वो उसको समझाता है कि अगर हमें पेरुमाल को पकड़ना है तो इन गांव वालों को अपने भरोसे में लेना होगा, इसके लिए हमें इन पर अत्याचार नहीं बल्कि अपना आचार बदलना है। इसलिए सुनील इसका उदाहरण देने के लिए अपनी पूरी टीम को लेकर गांव के एक फंक्शन में चला जाता है, जहां सभी देवी की पूजा कर रहे होते हैं। वहां पहले वो कुछ पैसे दान करता है, फिर सभी गाँव वालों से कहता है कि जैसे आज इस गाँव में लाइट आई है वैसे ही स्कूल और हॉस्पिटल भी आएंगे। जरूरी है कि आज हम अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचें, उनकी नौकरी कैसी लगेगी, उनका विकास कैसे होगा, और इसके लिए सरकार कुछ करना चाहती है तो आप टीपीए का साथ मत दीजिए, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अगले दिन कुमार किसी काम से बाजार जाता है, जहां उसे वही लोग मिलते हैं जो उसे उस रात को मिले थे। वो उनसे पूछताछ के सिलसिले में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको पहचानने से इनकार कर देते हैं। वो देखता है कि उसमें वो आदमी भी है जिसने उस रात को अपने मुंह पर कपड़ा डाले हुए था। वो हैरान हो जाता है कि ये आदमी मुझे पहचानने से मना क्यों कर रहे हैं। वो समझ जाता है कि लोगों के अंदर टीपीए के लोगों का बहुत खौफ है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। वहीं सुनील कुछ गाँव वालों को पकड़कर टॉर्चर करता है ताकि वो सच बोल सके, और इसी बीच एक बूढ़ा
आदमी उन्हें पिरूमाल का हुलिया बताता है और उसका स्केच बनवाता है। इतने में वहाँ कुमार पहुँच जाता है और वो देखता है कि ये स्केच वाला आदमी तो उन्हीं लोगों में से एक है जिन लोगों से वो अभी मिलकर आ रहा है। वो समझ जाता है कि वो लोग पिरूमाल के ही आदमी थे और पिरूमाल भी वहाँ मौजूद था। कुमार ये बात चंद्रन को बताता है, लेकिन चंद्रन उससे कहता है कि वो ये बात किसी भी दूसरे ऑफिसर को तब तक ना बताए जब तक वो उसको ना कहे। इसके साथ ही वो उसको एक कहानी सुनाता है कि एक बार पुलिस गाँव के कुछ लोगों को पकड़ कर ले आई थी, जिसके बाद पिरूमाल और उसके आदमी पुलिस स्टेशन में आए और एक पुलिस वाले को जान से मार दिया था, जबकि वो बार बार कह रहा था कि मेरी बेटी का जन्म अभी अभी हुआ है, मैंने उसको देखा तक नहीं है, मुझे मत मारो। लेकिन पिरूमाल ने उस पर कोई दया नहीं दिखाई और उसको मार दिया। इसी बीच हमें पता चलता है कि चंद्रन भी असल में टीपीए से मिला हुआ होता है। असल में वही पुलिस की सारी खबर पिरूमाल को देता था, जिसकी वजह से कोई उसको पकड़ नहीं पाता था। खैर, कुमार ये बात सुनकर चंद्रन की बात मान लेता है और राघवेंद्र को कुछ नहीं बताता। उधर चंद्रन टीपीए को बताता है कि कुमार नाम के ऑफिसर को तुम्हारे बारे में पता चल चुका है, इसलिए थोड़ा संभल कर रहना। वो चाय पिलाने के बहाने कुमार को बाहर ले आता है, जहाँ टीपीए का आदमी उसकी शक्ल को पहचान लेता है, ताकि जब भी पिरूमाल को उस पर एक्शन लेना हो तो उसको पहचान सके। लेकिन जब पिरूमाल और उसके लोग कुमार के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि ये तो बस एक मामूली सा ड्राइवर है, अगर हम इसे मार भी देंगे तो सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम इनके बड़े ऑफिसर को मार देंगे तो सरकार इस पुलिस को यहाँ से हटा लेगी। इसलिए वो कुमार की जगह सुनील को मारने का प्लान बनाते हैं। वो पहाड़ के ऊपर जाकर सुनील की गाड़ी का वेट करने लगते हैं और जैसे ही उसकी गाड़ी आती है वैसे ही एक बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर धकेल देते हैं, लेकिन सुनील उससे बच जाता है। आगे जाकर उसकी गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ से कुमार खाना लेकर जा रहा होता है, जो सुनील से कहता है कि सर मैं इस गाड़ी को निकाल सकता हूँ। वो ठीक वैसा ही करता है और सुनील उसकी तारीफ भी करता है। अब सुनील एक प्लान बनाता है। वो अपने कुछ लोगों को गांव वालों जैसे कपड़े पहनाता है और मीडिया में एक खबर निकलवा देता है कि ये लोग टीपीए से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम इन पर मुकदमा नहीं चलाएंगे, हम इन्हें रिटेंशन सेंटर भेज रहे हैं ताकि ये इंडिपेंडेंट रहकर नौकरी कर सके। असल में सुनील पुलिस की छवि को सुधारने की कोशिश करता है ताकि गांव वालों का भरोसा जीत सके। कुमार को लगता है कि यही सही मौका है वो पिरूमाल का पता अपने सीनियर को बता दे, लेकिन चंद्रन उसको समझाता है कि जब मैंने तुमसे बोल रखा है कि मेरे बोलने से पहले तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे, तो क्यों अपनी जान और नौकरी खतरे में डाल रहे हो? लेकिन फिर भी तुम्हें मरने का शौक है तो जाओ, बताओ। कुमार उसकी बात मान लेता है और वेट करने का फैसला करता है। वहीं दूसरे दिन राशि और कुमार की मुलाकात होती है। वो राशि से टीपीए के बारे में बात कर रहा होता है कि किस तरह एक दिन पिरूमाल ने एक पुलिस वाले को बेवजह जान से मार दिया था, जिस पर राशि उससे कहती है कि ये सच नहीं है, वो किसी को बेवजह नहीं मारता। वो बताती है कि जब मैं छोटी थी तब मेरे माँ और बाबा को पुलिस ने उठा लिया था। उसी वक्त तमिल पीपल्स आर्मी ने गाँव में एक मेडिकल कैंप भी रखा था। मेरे अंकल वहाँ जाकर पिरूमाल को बताकर आए कि मेरे माँ और बाबा बेवजह पुलिस के कब्जे में हैं। जिसके बाद पिरूमाल अपने आदमियों के साथ वहाँ गया और उसने देखा कि मेरे पिता को पुलिस वालों ने पीट पीट कर मार दिया है और वहाँ मेरी माँ बिना कपड़ों के जमीन पर पड़ी है, जिसको पुलिस वालों ने बहुत मारा है। पिरूमाल ने पहले अपनी शर्ट से मेरी माँ के बदन को ढका और उसके बाद उस पुलिस वाले की तरफ इशारा किया जिसने वो सब किया था। पिरूमाल ने पहले उस पुलिस वाले का हाथ काटा क्योंकि उसने मेरी माँ को उसी हाथ से मारा था और फिर मेरे पिता को मारने की वजह से उसको भी जान से मार डाला, जबकि वो बार बार कह रहा था कि मैं अभी अभी बाप बना हूँ, मुझे छोड़ दो। कुमार उसकी सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। वो समझ चुका था कि चंद्रन ने उसे आधी बात बताई थी। वो अब बेहद गंभीर मुद्रा में वापस पुलिस स्टेशन चला आया। पूरे रास्ते उसका दिमाग यही सोच रहा था कि पिरूमाल सही आदमी है या नहीं। उसी रात जब कुमार पहरा दे रहा था तब उसे एक लड़की बिना कपड़ों के जख्मी हालत में पुलिस स्टेशन से बाहर भागते हुए दिखी। वो फौरन उसको रोकता है। वो कहती है कि पुलिस वाले ने मेरे एक बच्चे को मार दिया और मेरा दूसरा बच्चा मेरे घर पर दूध के लिए तड़प रहा है, मुझे जाने दो। कुमार कुछ कहता उससे पहले ही दूसरा पुलिस वाला उसके सर पर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और बाकी पुलिस वाले उस लड़की और बुढ़े को लेकर कहीं और चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद गाँव में एक मिनिस्टर आता है जो गाँव वालों को समझा रहा होता है। वहीं सिक्योरिटी के लिए कुमार भी ड्यूटी पर था, जिसे राशि मिल जाती है। वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं पुलिस वाला होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन वो तारीख होती है जब उस माइनिंग के प्रोजेक्ट का उद्घाटन होता है, इसलिए वहाँ काम शुरू हो जाता है। हालांकि पुलिस को वहाँ सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। टीपीए के लोग वहाँ आकर पुलिस को घेर लेते हैं और कहते हैं कि हमारे जंगलों को हमसे कोई नहीं छीन सकता। इतने में वो वहाँ एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं, जिसमें 4 पुलिस वाले ऑन स्पॉट मारे जाते हैं। अब ये बात सीनियर ऑफिसर सुनील को पता चलती है और उसका पेशेंस खत्म हो जाता है। वो सभी से कहता है कि तुम्हें जिस पर भी शक हो उसको पकड़ कर ले आओ और अगर वो ना आए तो उसे वहीं गोली मार दो। पुलिस वाले ठीक ऐसा ही करने लगते हैं। वो एक एक करके सभी गांव वालों पर हमला कर देते हैं। तभी एक पुलिस वाला सुनील से कहता है, सर टीपीए के लोगों की कुछ फैमिली गांव में ही रहती है, इसलिए हमें उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। सुनील फौरन उनको पकड़ने का आदेश देता है और ये खबर चंद्रन टीपीए तक पहले ही पहुंचा देता है। उसी रात गाँव के हालात को देखते हुए राशि अपनी दादी के साथ दूसरे गाँव के लिए निकल रही होती है, लेकिन उसकी दादी के पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो अपनी सहेली से पैसे
लेने जाती है जिसको उसने उधार दे रखे थे। वो राशि से कहती है कि मैं अभी आती हूँ, तुम यहीं रहना और कहीं मत जाना। लेकिन काफी देर होने तक उसकी दादी वापस नहीं आती और अगले दिन राशि को उसकी सड़क पर लाश मिलती है। देखने से पता चलता है कि पुलिस ने उसकी दादी के कपड़े उतारकर उनकी पिटाई की और जान से मार डाला। कुमार को जब ये पता चलता है तो वो गाँव में जाकर अफसोस करने लगता है, लेकिन लोग उसको भी काफी कुछ बोलते हैं क्योंकि वो भी एक पुलिस वाला था। दूसरी तरफ पुलिस वाले अब सुनील के कहने पर सभी गांव वालों को गिरफ्तार करने लगते हैं। इस वजह से कई औरतें अपने बच्चों को घर पर अकेला ही छोड़कर पुलिस वालों के साथ चली आती हैं ताकि उनके बच्चे सुरक्षित रहें। उन औरतों में राशि भी होती है जिसको कुमार देख लेता है। वो फौरन चंद्रन के पास जाकर मदद मांगता है और कहता है कि वो लड़की निर्दोष है, वो उसे पर्सनली जानता है, इसलिए वो उसको छुड़वा दे। चंद्रन ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके बाद कुमार कहता है तो फिर मैं खुद ही जाकर सभी को पिरूमाल का पता बता देता हूँ, जिस पर चंद्रन उसे ऐसा करने से मना करता है। उधर राघवेंद्र औरतों और आदमियों को अलग अलग सेल में रखता है और उनसे पूछताछ करने लगता है, लेकिन जब उसे कोई भी गाँव वाला कुछ नहीं बताता तो वो सभी औरतों के कपड़े उतरवाता है और उनके मंगलसूत्र को भी छिनवा लेता है। ये सब देखकर कुमार राघवेंद्र को रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। इसके बाद कुमार फौरन सुनील सर के पास आता है और उनको सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि मुझे पिरूमाल का पता मालूम है, लेकिन आप उस निर्दोष लड़की को बचा लीजिए। सुनील फौरन अपनी फोर्स को कुमार के साथ उस पते पर भेज देता है जहां पर कुमार ने पिरूमाल को देखा था। अब यहाँ टीपीए और पुलिस वालों के बीच काफी देर तक गोलीबारी होती है, जिसमें दोनों ही तरफ के लोग मारे जाते हैं। इस बीच कुमार पिरूमाल को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम गलत नहीं हो, लेकिन तुम्हारी वजह से पुलिस गांव के निर्दोष लोगों को मार रही है, इसलिए तुम सरेंडर कर दो, तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। लेकिन पिरूमाल उसकी नहीं मानता और वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद कुमार जब टीपीए के आदमियों को भागते हुए देखता है तो उनके पैरों पर निशाना लगाकर उन्हें घायल कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसका निशाना वाकई में अचूक है, जैसा उसने शुरू में अपने सीनियर को बताया था। अब एक तरफ राशि गाँव की औरतों को बचाने के लिए आगे आती है तो वहीं दूसरी तरफ कुमार पिरूमाल को पकड़ लेता है और यही होता है पिक्चर के पहले पार्ट का दी एंड। लेकिन मूवी के क्रेडिट सीन में हमें दूसरे पार्ट की एक झलक दिखाई जाती है, जहां हमें अंदाजा लगता है कि शायद पुलिस वालों ने राशि को भी मार दिया था, जिसके चलते सुनील राघवेंद्र को सस्पेंड कर देता है। वहीं कुमार पिरूमाल से उस ट्रेन में हुए ब्लास्ट की पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन इतने में कोई आकर पिरूमाल को छुड़वा लेता है। मुझे तो इस मूवी के दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार है। ये कहानी अगर आप बड़े पर्दे पर देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक एक सीन बेहद यूनिक तरीके से फिल्माया गया है। भाई यही है असली सिनेमा।